नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सरकार क्या है, सरकार हमारे लिए क्या क्या कार्य करती है, सरकार हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने सरकार के अलग अलग स्तरों के बारे में जाना कि सरकार राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और स्थानीय स्तर पर किस तरह से अपने कार्यों को पूरा करती है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका अगला भाग। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सरकार कैसी है। लोकतंत्र में जो लोग ही सरकार को वह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। चुनाव क्या है? चुनाव किसे कहते हैं? वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लेने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। इसमें हम यह जान रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र मतलब लोगों की सरकार। यह जो लोग हैं, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग होते हैं, जैसे आप जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप भी अपनी मत देंगे, अपना वोट देंगे। इसी तरह से आप भी सरकार चुनेंगे। कुछ लोगों को चुना जाता है जो लोग बाद में सरकार बनाते हैं, और जो भी कार्य ये लोग करते हैं, इन्हें अपने जो ये फैसले लेते हैं और जो कदम उठाते हैं, उनका आधार बताना होता है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। इसमें राजतंत्रीय सरकार क्या है? राजतंत्रीय सरकार होती है जिसमें राजा या रानी निर्णय लेते हैं और अपनी प्रजा के लिए कानून बनाते हैं, और उनके पास निर्णय लेने के लिए सलाहकार होते हैं जिनसे वो सिर्फ सलाह ले सकते हैं। अगर उनका मन चाहे तो वह उस सलाह को माने, वरना अंतिम जो निर्णय होता है वो सिर्फ और सिर्फ राजा या रानी के पास ही होता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा और रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी और निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब में 2 कारण लिखिए। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि लोगों की सरकार, कि हम लोग उन नेताओं को चुनते हैं और जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हम लोगों की भलाई के लिए ही होने चाहिए। आपके यहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? उसके स्थान पर अब कैसी शासन व्यवस्था चाहते हैं और क्यों? इसमें आपको बताना है कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस पर कैसी शासन व्यवस्था है। जैसे जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर लोकतंत्र है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था है और क्यों है? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार कर लिखनी है। आइए कथनों को पढ़ते हैं। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि राजतंत्र में राजा और रानी का निर्णय होता है और वो बाध्य नहीं होते कि अपने फैसलों को लोगों को बताएं या नहीं बताएं। परंतु जो लोकतंत्र में, यहाँ पे राजतंत्र की जगह हम क्या लिखेंगे? लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। अगला वाक्य है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश का शासन करने की पूर्णतः ताकत होती है। यह लोकतंत्र में नहीं अपितु राजतंत्र में होती है। तो लोकतंत्र में हमें यहाँ पर लिखना है राजतंत्र, क्योंकि राजतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। अगला वाक्य है, राजतंत्र में राजा और रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं।
नहीं। लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर देश के नागरिक प्रश्न उठा सकते हैं, परंतु राजतंत्र में राजा रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते। लोकतांत्रिक सरकार। अब हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। अतः हमने इसमें जाना कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में लोगों के पास अपना नेता चुनने की ताकत होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र ही लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार का प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। वयस्क नागरिक कौन है? वयस्क नागरिक हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है या 18 वर्ष है। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको भी वोट देने का अधिकार होगा और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी आपको होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं कि पहले समय में हमेशा से ही सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ अमीर लोग, पढ़े लिखे और संपत्ति वाले जो पुरुष थे उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। महिलाओं को और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध उठाया और उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। क्या गरीबी गुनाह है? नहीं। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि मैं यह बात बिल्कुल नहीं मानता कि आप किसी को वोट देने का अधिकार ना दें। इसीलिए औरतों को और हर व्यक्ति को जो 18 वर्ष से ऊपर है उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। यहाँ हम एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में मतदाता के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक ही वोट दे सके। इसमें एक व्यक्ति वोट दे रहा है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं व गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मत अधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकारी आंदोलन कहा जाता है और अंग्रेजों ने इसे सफरेज मूवमेंट कहा। सफरेज मूवमेंट का मतलब है कि वोट देने का अधिकार। सफरेज मूवमेंट का मतलब क्या है? वोट देने का अधिकार। यह अधिकार महिलाओं ने सरकार से मांगा था। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कई सालों बाद 1928 में मिला। इसमें हमने जाना कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसीलिए महिलाओं ने सफरेज मूवमेंट किया। सफरेज मूवमेंट मतलब कि वोट देने का अधिकार, कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो। अमेरिका में यह अधिकार कब मिला? अमेरिका में यह अधिकार मिला 1920 में। और इंग्लैंड में यह अधिकार कब मिला? अधिकार मिला इंग्लैंड में 1928 में। यानी कि महिलाएं भी वो कार्य कर सकती हैं जो कार्य पुरुष कर सकते हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ाना। हवाई जहाज आज महिलाएं भी उड़ा रही हैं। डॉक्टर्स बनना, ये सभी कार्य जिस तरह पुरुष कर सकते हैं उसी तरह से महिलाएं भी कर सकती हैं। जब इन बातों को जाना गया तो महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। अतः आज हमारा यह जो पाठ है ये कंप्लीट होता है। हमने ये पाठ पूरा पढ़ लिया और समझ भी लिया। तो अब हम अगली वीडियो में इसके प्रश्न पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए एंड सब्सक्राइब द चैनल। CTET जो हम एग्ज़ाम देते हैं अपना टीचिंग का, उसमें भी हमें NCERT की बुक्स को पढ़ना होता है।